वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब बात करते हैं एक और चीज़ के बारे में। जैसे आपकी बॉडी अगर सही है ना, आपकी हेल्थ सही है, तो आप ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो आपकी मोबिलिटी, आपकी कामयाबी की ज़मानत बनती है, वो आपकी गाड़ी होती है, यानी आपकी मोबिलिटी होती है। चलती का नाम गाड़ी, लेकिन इस मुहावरे को भी हमने मिसयूज़ कर लिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान की सड़कों पे आप 30 साल, 40 साल, 50 साल पुरानी गाड़ी भी चलते हुए देख रहे थे। एंड आई डोंट मीन विंटेज कार्स, आई मीन कार्स जिनकी सेहत वाकई सही नहीं है। वो दे आर एमिटिंग डेंजरस एमिशंस, उसमें से धुआं निकलता है, काला धुआं भी होता है जो कि एनवायरनमेंट के लिए भी पोल्यूशन का बायस है, और उसके अलावा भी बेजा बोझ है पूरे के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर पे। तो अब हम ये देख रहे हैं कि फाइनली जहाँ पे हम नई गाड़ियाँ आते हुए देख रहे हैं, द कंट्री वांट्स टू मूव टूवर्ड्स क्लीनर न्यू एनर्जी व्हीकल्स, जिनकी इमिशंस भी कम हो, जिसका जो इन्हिसार है फ्यूल के ऊपर वो भी कम हो। तो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ प्रोविंसेस में, जिसमें सिंध भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, इन्होंने ये अनाउंस किया है कि 20 साल से जो पुरानी गाड़ियाँ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता फ़ेज़ आउट किया जाएगा। और इसके अलावा एक बड़ी मुस्तहकम किस्म की, इंटीग्रेटेड किस्म की न्यू एनर्जी व्हीकल पॉलिसी सामने आ रही है। आइए ज़रा इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मशहूद खान साहब मौजूद हैं, जो कि एक ऑटो सेक्टर एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मशहूद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मुझे सबसे पहले बताइए कि एक आर्ग्यूमेंट जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स के बारे में दिया जाता था कि भाई बहुत ज़्यादा हमारे पास चार्जिंग पॉइंट्स नहीं हैं, और हर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का जो मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में अब अपनी प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है, वो एक तरह से वादा भी करता था कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे। लेकिन अभी भी हमें इस तरह के चार्जिंग पॉइंट्स बड़े शहरों में भी नज़र नहीं आते। तो क्या ये एक बहुत बड़ा बैरियर नहीं है इन द गवर्नमेंट प्लान्स? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए 2 बातें आज आपने कही हैं। एक तो ये कि मोबिलिटी की बात करते हैं तो मोबिलिटी इन 3 सेगमेंट्स है। एक तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो जाए अगर पाकिस्तान में, तो आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस जो है उसको यूज़ कर पाएगी एज़ अ रिस्पेक्टफुली। दूसरा है मोबिलिटी में हमारे पास टू व्हीलर्स यानी कि मोटरसाइकिल आते हैं, जो कि हमारे मेजॉरिटी ऑफ द पाकिस्तानी पीपल्स जो हैं वो मोबाइल अपना मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं। थर्डली जो आते हैं वो फोर व्हीलर्स आते हैं। अब आप फोर व्हीलर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो देखिए पाकिस्तान में इस वक़्त नो डाउट कि फोर व्हीलर्स के अभी चार्जिंग स्टेशन उस तरह से डेवलप नहीं हुए। गवर्नमेंट अपनी नई पॉलिसी जिस पे वो काम कर रही है उस पे डेफिनेटली कुछ इंसेंटिव्स दिए हैं जो पाकिस्तान में चार्जिंग स्टेशंस लगाएँगे, उनको लॉन्ग टर्म एक प्लानिंग के हिसाब से फैसिलिटेट किया जाएगा फाइनेंसिंग में भी और दूसरी जगहों पे भी। तो ये भी हिस्सा है डेफिनेटली। अभी तक तो आपको नज़र नहीं आई, मगर इन फ्यूचर ऑफ कोर्स कि ये अगर पॉलिसी पॉजिटिव होती है और फ्रेंडली होती है फॉर द इन्वेस्टमेंट, लोकल डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर्स किसी बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके जॉइंट वेंचर या टेक्निकल एग्रीमेंट करके ये टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान में लाता है और यहाँ पे बनाने के साथ-साथ इस्तेमाल भी करवाता है, तो ऑडियंस के लिए यकीनन कारआमद होगा। मशहूद साहब, जो आपने तीनों हिस्से बताए वो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान की सोसाइटी का एक बड़ा एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन बनते हैं। यानी बॉटम ऑफ द पिरामिड, जिसकी बेस सबसे ज़्यादा बड़ी है, वो लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहते हैं, वो ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर अफोर्ड नहीं कर सकते, और इनकी तादाद सबसे ज़्यादा होगी। अनफॉर्चुनेटली इनके लिए सहूलतें सबसे कम हैं, और हमें एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी किसी भी सूबे में नज़र नहीं आ रही है इसके हवाले से। अब आ जाते हैं टू व्हीलर्स के हवाले से। टू व्हीलर्स कहा जाता है कि पाकिस्तान कई ऐसे सेलर्स के लिए सबसे बड़ी मार्केट बन गई है, बट इट इज़ कम्बरसम। इसमें फैमिलीज़, जो कि हमारे यहाँ एवरेज फैमिली साइज़ बड़ा होता है, और इसके अलावा जो रोड्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इसका दबाव है वो बढ़ता चला जा रहा है। बड़े शहरों में इसको ज़रा एक आसान मोबिलिटी का तरीका समझा जाता है, क्योंकि इसको पार्क करना, इसके लिए पार्किंग ढूंढना, रास्ता निकालना कदरे आसान है। अब आ जाते हैं फोर व्हीलर्स के ऊपर। पाकिस्तान में आज भी यूज्ड गाड़ियों का एक बहुत बड़ी मार्केट मौजूद है, क्योंकि लोगों की दस्तरस से बाहर है। अब इसमें मज़ीद ऐड हो रही हैं द न्यू ईवी व्हीकल्स। तो मेरा आपसे सवाल होगा कि ये जो यूज्ड गाड़ियों का बिज़नेस है, इसके होते हुए हुकूमत 20 साल पुरानी गाड़ी, 10 साल पुरानी गाड़ी को फ़ेज़ आउट कैसे करेगी? जी, देखिए जो भी दुनिया में अगर आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को देखेंगी, तो वहाँ पे ये लॉ ऑलरेडी मौजूद है डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर कि 5 टू 10 इयर्स ओल्ड व्हीकल्स उनके मेन सिटीज़ में नहीं होते, जो डेवलप्ड सिटी है। उसकी 2 वजूहत हैं। एक तो ये एडवांटेज ये मिलता है कि वहाँ के
जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं उनके लिए वॉल्यूम क्रिएट होता है, गैप क्रिएट होता है कि जो 10 साल पुरानी गाड़ी है वो अगर रूट से बाहर निकलेंगी इन इन लाइक्स विलेज में चली जाती हैं या अंडर सिटीज दूसरे जो डेवलप सिटीज हैं अंडर डेवलपमेंट के उनके पास जाएगी तो मार्केट थोड़ी सी एक्सपेंड करती है। एक तो ये एडवांटेज होता है एज ए फाइनेंशियली। सेकेंडली जो एडवांटेज होता है वो रोड एक्सीडेंट्स और रोड की जो ट्रैफिक जाम होती है वो ज़ाहिर है यूज़ गाड़ी है 10 साल पुरानी है, कुछ ना कुछ उसमें आपको पता है वक्त के साथ साथ काम निकलता रहता है। अगर वो रोड पे जब खड़ी होती है तो आप देखती हैं कि काफ़ी ट्रैफिक जाम हो जाता है, डिस्टर्बेंस आता है और मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ इस तरह की ट्रैफिक जाम्स को बर्दाश्त नहीं कर पाते। मशहूद तो ये साहब, बट दैट डेवलप वुड बी अ डेवलप वेरी करती नहीं, आई एम सॉरी, दिस विल बी अ वेरी एलिटिस्ट आउटलुक टू इट। जहाँ पे आपकी बात में वजन है, आप जहाँ कंजेशन चार्जेस और कंजेशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं पुरानी गाड़ियों की, ये उन ममालिक की जिक्र है जहाँ पे एक मास ट्रांजिट सिस्टम फ़ाल तरीके से मौजूद है। हमारे शहरों में, हमारे मुल्क में ना आप गरीब आदमी को मास ट्रांजिट दें, आप उससे यूज्ड गाड़ी की सहूलत या वो गाड़ी जो वो दूसरी गाड़ी अफोर्ड नहीं कर पा रहा उसको भी हम फेज़ आउट कर लें, तो वो बेचारा फिर अपनी अपनी मंजिल मकसूद तक कैसे पहुंचेगा? वो रोज़ाना अपनी डेस्टिनेशन तक कैसे जाए? जी, ये वन वे पॉलिसी नहीं होती। अगर ये गवर्नमेंट ही है या कोई प्रोविंस या कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी ये चाह रहा है कि ये इनोवेटिव आइडिया वो लॉन्च करे अपने सिटीज़ के लिए, डेफिनेटली उसको जो कंज्यूमर्स है उनके लिए भी कोई इंसेंटिव प्लान देना चाहिए। पाकिस्तान में अगर फोर व्हीलर्स अगर मेजॉरिटी मिडिल क्लास ओवर मिडिल क्लास की स्मॉल सेगमेंट्स है तो फिर वो स्मॉल सेगमेंट में उनको अट्रैक्टिव दे कि अगर आप 10 साल गाड़ी पुरानी बेचेंगी या बेचेंगे तो आपको नई गाड़ी में हम आपको इतना रिलीफ देते हैं, आपकी रजिस्ट्रेशन फ्री हो सकती है, आपकी इंश्योरेंस फ्री हो सकती है, यू ना अट्रैक्टिव होगा। चैलेंजिंग ये नहीं है कि आप एंड देन मोर इम्पॉर्टेंटली माई लार्जर क्वेश्चन विल बी कि फिर ये पुरानी गाड़ियाँ जाएंगी कहाँ? इस वक्त भी आप शहर के बहुत सारे इलाकों में, जिसको मैं कहती हूँ पुरानी गाड़ियों के कब्रिस्तान देख सकते हैं, जहाँ पे हम पार्क करके भूल जाते हैं और वो जंग आलूद होती रहती हैं, ख़राब होती रहती हैं। माई अदर क्वेश्चन विल बी हाउ विल बी स्क्रैप दीज ओल्ड व्हीकल्स? जी, एक बात पहले ये बात कर लेते हैं कि जो 10 साल पुरानी गाड़ी है वो इज नॉट नेसेसरी कि वो शहर से बाहर जा रही है। किसी भी फॉर एग्जांपल हम लाहौर ले लेते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से वो समझते हैं कि हम लाहौर से मेन सिटी से बाहर निकालेंगे तो जो इसकी नियरेस्ट जो सिटीज होती हैं वो इन सिटीज में ये अपॉर्चुनिटी कि वहाँ की जो ऑडियंस है या कंज्यूमर है जो अब तक नहीं खरीद पा रहा तो उनके लिए ये मार्केट न्यू मार्केट खुलती है। तो वो 10 साल पुरानी गाड़ी वो शायद ले ले तो उस इलाके में उस अंडर डेवलप्ड सिटीज में चल पड़ेगी, तो ये मार्केट इकोनॉमिकली बड़ा एडवांटेज मिलेगा सर। लेकिन जिन जगहों पे सड़कें ही नहीं है वहाँ पे हम इन गाड़ियों को नंबर 1 पहुँचाएंगे कैसे? नंबर 2 ये कि 10 साल जो चली हुई गाड़ी है हो सकता है वो बेहतर हाल में भी हो, लेकिन वी आर आजकल जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे हैं ऑटो फाइनेंसिंग की सहूलत ऑलरेडी मौजूद है, नई गाड़ियाँ जो न्यू एनर्जी व्हीकल्स आ रही हैं वो अफोर्डेबल प्राइसेस में आ रही हैं, तो थोड़े से ज़्यादा पैसे डाल के लोग ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं लेना चाहेंगे? नहीं, वो देखें जब एक कंज्यूमर है ना, एक आम आदमी, आप और मैं को हटाएं, एक आम आदमी उठाते हैं जो जिसने जिंदगी में पहली दफा गाड़ी लेनी है, तो वो जो फैमिली होती है ना उसकी अट्रैक्शन बड़ी होती है, डिफरेंट होती है, तो वो शायद इस वक्त भी वो शायद वो यूज गाड़ी ले ले कि यार पहले हम ड्राइव कर लेंगे, टेस्टिंग कर लेंगे, गाड़ी चलाना सीख जाएंगे, तो उनके लिए बहुत अट्रैक्टिव होती है ये यूज गाड़ी का। दूसरा जो फाइनेंसिंग का पॉइंट ऑफ व्यू किया है, स्टिल अभी हमारा फाइनेंसिंग हायर साइड में 11.5 स्टेट बैंक देता है, 13% में या 16% में हमें फाइनेंसिंग मिलती है। ये अगर सिंगल डिजिट में होगी तो हमारा आम आदमी के लिए और आसानी होगी कि वो न्यू व्हीकल्स स्मॉल सेगमेंट पे चला। ऑल्दो हमारे पास इस वक्त डेटा नहीं है कि हम इसको डिटेल में जा सके, लेकिन फ्रॉम द आउटलुक जो आप प्रपोज कर रहे हैं उसमें मुझे एक रीशफलिंग तो नज़र आ रही है पुरानी गाड़ियों की, उसका फेज़ आउट नज़र नहीं आ रहा। यानी अभी भी हमारा फिर प्राइमरी हाइपोथेसिस ये बन रहा है कि जिस मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास के पास पुरानी गाड़ी है वो अपने से निचले तबके को दे दे, वो उसके बाद अपने नीचे तबके को देख रहे, तो वो फेज़ आउट नहीं हो रही है, वो किसी और के घर जा रही है और वो हमारी सड़कों पे अगले 20 साल तक फिर भी होगी। सो दिस इज़ नॉट अ फेज़ आउट स्ट्रैटेजी, बट थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस टुडे। ओवरऑल जो आपने एक बात कही वो उसको मैं दोबारा रीइटरेट करना चाहूँगी कि ये अलग अलग इन
कहा नहीं जा सकता। इसकी अगर एक इंटीग्रेटेड पॉलिसी बनानी है तो बड़ा अहम है कि आपके पास एक मास ट्रांजिट प्लान भी हो, आपके पास एक जैसे बाहर के ममालिक जिनका अभी हम जिक्र कर रहे थे, वो ये नहीं करते कि उनके छोटे शहरों में यूज्ड गाड़ियाँ चली जाती हैं, वो उसको कंटेनर में भर के हमारे जैसे मुल्कों में भेज देते हैं, वो वहाँ एक्सपोर्ट होती हैं। सो देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस सेक्टर बिफोर वी स्टेप इनटू इट। लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक।